दोस्तों नमस्कार। देखिए आपका स्वागत है मेरे चैनल हरिकेश एजुकेशन 2024 पर। देखिए आज मैं देखिए BSTC 2025 और PTT 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को संपूर्ण वीडियो को लगातार देखिए, शुरू से देखिए दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपके समझ में आएगी मेरी क्लास और देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ BSTC की बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस क्लास में चौहान वंश के इतिहास। देखिए दोस्तों, हम चौहानों के इतिहास के बारे में जानेंगे। शाकंभरी में अजमेर का चौहान। देखिए दोस्तों, चौहानों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चौहानों से बहुत प्रश्न बनते हैं जीके में, इसीलिए देखो दोस्तों, चौहानों के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। देखो दोस्तों, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं इसकी रोक कर वीडियो को, और देखिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासों में इन्हें अग्निकुंड। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, चौहान की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासों में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है दोस्तों, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए। 4 राजपूत योद्धा प्रत्यार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों में से एक थे। मूढ़त, नैणसी एवं सूरमल मिश्र ने भी इसी मत का समर्थन किया है दोस्तों। पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, तो कन्नड़ टोड इन्हें विदेशी मध्य एशिया में आया हुआ माना है। पृथ्वीराज विजय, अम्बीर, महाकाव्य, सुरजन, शरत आदि ग्रंथों तथा चौहान प्रशस्ति पृथ्वीराज तृतीय का वेदला शिलालेख आदि में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा विजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। 1177 ईस्वी का हासी शिलालेख एवं माउंट आबू के चंद्रवती के चौहानों का असूलेश्वर मंदिर का लेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। विलियम क्रूक ने अग्निकुंड से उत्पत्ति को किसी विदेशी जाति के लोगों को यहाँ अग्निकुंड के समक्ष पवित्र कर हिंदू जाति में शामिल करना बताया है। अभी इस संबंध में कोई एक मत प्रतिष्ठापित नहीं हो पाया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अगली वीडियो आप ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारी क्लास शुरू होने वाली। देखिए दोस्तों, वासुदेव चौहान। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश में सांबर के आसपास सपाद लक्ष्य क्षेत्र को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी हस्तिपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था, जिसने 551 के ईस्वी के आसपास इस वंश का प्रशासन प्रारंभ किया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था दोस्तों। इसी के वंशज अजयपाल ने 7वीं सदी में सांबर कस्बा बसाया तथा अजमेरू दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, बृहराज चतुर्थ। देखिए दोस्तों, बृहराज चतुर्थ के बारे में जानते हैं। प्रश्न आ सकता है कि देखिए चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव है दोस्तों। इसी के वंशज अजयपाल ने 7वीं सदी में सांबर कस्बा अजमेरू दुर्ग की स्थापना की थी, याद रखें दोस्तों। बृहराज चतुर्थ, बृहराज द्वितीय के बारे में हम जानेंगे अब दोस्तों। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी राजा सिंहराज का पुत्र बृहराज द्वितीय हुआ, जो लगभग 956 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य का शासक बना। इन्होंने हेल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने को विवश किया दोस्तों। हराकर कर देने को विवश किया था तथा बड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। बृहराज के काल का विस्तृत वर्णन 973 ईस्वी के असनाथ के अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अजयराज चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज हुआ, जिसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार 1113 ईस्वी के लगभग अजमेर शहर बसाकर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने हेल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। उन्होंने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए दोस्तों, याद रखें। अजयराज ने ही अजमेर शहर को बसाया था दोस्तों, याद रखें। चलाए। उनकी रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए दोस्तों, याद आ सकता है ऐसी कौन सी रानी
सिक्के पे अपने नाम लिखे तो वो सोमलिका है दोस्तों। किस रानी ने सिक्के जारी किए अपने नाम के, तो वो सोमलिका है। अणोराज देखिए, अजय राज के बाद अणोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। अणोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अजमेर में अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अणोराज ने करवाया था, याद रखें। चालुक्य शासक कुमारपाल के आबू के निकट युद्ध में इसे हराया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है दोस्तों, याद रखें। अणोराज स्वयं सेव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखें। देखिए, अब अगले राजा के बारे में जानेंगे, बृहराज चतुर्थ। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे राजा हुए। देखिए दोस्तों, बृहराज चतुर्थ। देखिए दोस्तों, बृहराज चतुर्थ बीसल देव 1158 ईस्वी की में लगभग अजमेर की गद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। उन्होंने गजनी के शासक हम्बीर खुसरू शाह हम्बीर को हराया तथा दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया एवं दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया दोस्तों, याद रखें। एक अच्छा योद्धा एवं सेना नायक और शासक होते हुए भी वे विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार में सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि थे, जिसने ललित बृहराज नाटक की रचना की। बृहराज विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न आ सकता है, कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? तो बृहराज चतुर्थ को जाना जाता है। सोम बृहराज ने हरिकेली नाटक लिखा। इनके अलावा उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेखों के अनुसार इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा एवं बीसलपुर सागर बांध का निर्माण भी बीसल देव द्वारा करवाया गया। इनके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अब देखिए जो चौहान वंश का इम्पोर्टेंट शासक हुआ उसे हम जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था। देखिए जो दोस्तों, पृथ्वीराज के हराने के बाद ही देखिए दोस्तों, चौहान क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने हराने के बाद मुसलमानों का राज हो गया हिंदुस्तान पर। पृथ्वीराज को पराजित होने के बाद देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज को देखिए दोस्तों, संयुक्ता की कहानी पृथ्वीराज से जुड़ी हुई है दोस्तों, इसलिए आप देखिए इसको। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अब चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1168 ईस्वी विक्रम संवत 1223 में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंग पाल तोमर की पुत्री की कोख से अहिलपाटन गुजरात में हुआ। अपने पिता का समय देवावसान अहिलपाटन गुजरात में हुआ। अपने पिता का है समय और देहावसान हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी के स्वामी बने। देखिए दोस्तों, 11 वर्ष की आयु में ये राजा बन चुके थे। उस समय कदम्ब दास केमास उनका सहयोग प्रधानमंत्री था। बालक पृथ्वीराज की ओर से उसकी माता कर्पूर देवी ने बड़ी कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला, परंतु बहुत कम समय में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता से समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं का एक एक कर सने सने खात्मा किया एवं दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख सैनिक अभियान व विजय। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख सैनिक अभियान या विजयों के बारे में जानिए। नागार्जुन एवं भंडारकों का दमन। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज के राजकाज संभालने के कुछ समय बाद उसके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। अतः पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने मंत्री केमास की सहायता से सैन्य बल के साथ उसे पराजित कर गुंडापुरा गुड़गांव एवं आसपास का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए। इसके बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का अंत कर दिया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, महुआ के चंदेलों पर विजय। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज ने महुआ के चंदेलों पर भी विजय प्राप्त की दोस्तों।
पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महुआ के चंदेल शासक परमाल परमारती देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। चालुक्यों पर विजय देखी दोस्तों, चालुक्यों पर विजय प्राप्त की। सन 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव तृतीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्यों से एक लंबी शत्रुता का अंत हो गया। दोस्तों याद रखें। कन्नौज से संबंध देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज के समय कन्नौज पर घरेबल शासक जयचंद का शासन था। जयचंद एवं पृथ्वीराज दोनों की राज विस्तार की महत्वाकांक्षा ने अपने आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर दिया था। उसके बाद उसकी पुत्री संयुक्ता को उस पृथ्वीराज द्वारा स्वयं से उठाकर ले जाने के कारण दोनों की शत्रुता और बढ़ गई थी। इसी वजह से तरानी के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता न कर मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। दोस्तों याद रखें। पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी देखिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट युद्ध आ गया है, जो देखिए जो निर्णायक युद्ध होने वाले हैं दोस्तों पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज के समय भारत के उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश एवं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सन 1178 में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध को जीतकर अपने अधीन कर लिया। दोस्तों तरानी का प्रथम युद्ध देखिए दोस्तों, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज दिल्ली के हंसी सरस्वती एवं सर हिंद के दुर्गों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेने के बाद 1190 से 91 गौरी ने सर हिंद तरबर हिंद पर अधिकार कर अपनी सेना वहां रख दी। पृथ्वीराज अपने क्षेत्र से आक्रांताओं को भगाने हेतु सर हिंद पर आक्रमण करने हेतु बढ़ा। मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्रों को बचाने हेतु विशाल सेना सहित तरानी के मैदान, हरियाणा के करनाल एवं थानेश्वर के मध्य तारावड़ी के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज भी अपनी सेना सहित वहां पहुंचा। दोनों सेनाओं के मध्य 1191 ईस्वी में तरानी का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल गौरी युद्ध भूमि से बाहर निकल गया एवं कुछ ही समय में गौरी की सभी सेना भी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज इस विजय के बाद भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा न कर मोहम्मद गौरी व उनकी सेना को जाने दिया। पृथ्वीराज ने ऐसा कर बड़ी भूल की, जिसकी भी कीमत उसे अगले वर्ष के तरानी के द्वितीय युद्ध में चुकानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अब हम अगले अंतिम निर्णायक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो तरानी का द्वितीय युद्ध है, जो 1192 में हुआ था। दोस्तों प्रथम युद्ध में जीत के बाद पृथ्वीराज निश्चित हो आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया, जबकि गौरी ने पूरे मनोयोग से विशाल सेना अपने एकत्र की एवं युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहा। एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में गौरी अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज से अपनी देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं पीछे से दोबारा नहीं लौटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहे तो ले लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, रिविजन करने के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। हार का बदला लेने हेतु तरानी के मैदानों में पुनः धमका। पृथ्वीराज को समाचार मिलते ही वह भी सेना सहित युद्ध मैदान की ओर बढ़ा। फिर उसके साथ उसके बहनोई मेवाड़ शासक समर सिंह एवं दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज भी थे। दोनों सेनाओं के मध्य तरानी के द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें साम धाम दंड भेद की नीति से मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अजमेर एवं दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। तरानी के युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन भारी कर के बदले पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को दे दिया। परंतु कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसे पदच्युत कर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। तब गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश के शासन की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल दिया एवं स्वयं लौट गया। ऐबक ने अजमेर में बेरेरा चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। दोस्तों याद रखें। तरानी का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक एवं युग परिवर्तनकारी घटना साबित हुआ, जिससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। इसके बाद धीरे धीरे गौरी ने कन्नौज, गुजरात, बिहार आदि क्षेत्रों को जीता और कुछ ही वर्षों में उत्तर भारत का मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हो गया। तरानी के दोनों युद्धों के विस्तृत विवरण कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज, रासो हसन निजामी के ताजुल नमासरी एवं सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। दोस्तों याद रखें। तरानी के युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का प्रमुख कारण गौरी की कुशल युद्ध नीति थी। इसके अलावा पृथ्वीराज का अपने चारों ओर के राजाओं को अपना शत्रु बना लेना, उसमें दूरदर्शिता का अभाव, युद्ध की
तैयारी ना कर आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना एवं दुश्मन को कम कर हंकना आदि अन्य कारण थे दोस्तों, जिनकी वजह से पृथ्वीराज तृतीय का तुर्क प्रतिरोध असफल हो गया और देश अंततः सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में पृथ्वीराज विजय का लेखक जानक, पृथ्वीराज रासों के लेखक एवं उसके मित्र चंद्रबदाई, जनार्दन, बागेश्वर आदि विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे रणथंभौर के चौहान। देखिए दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों के बारे में भी जानेंगे। रणथंभौर के चौहान देखिए दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंभौर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारी वल्हण को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी वंश के शासक भागवत ने पुनः दुर्ग पर अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। रणथंभौर के सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक हम्बीर देव चौहान थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने राज का और विस्तार किया। राणा हम्बीर देव ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी। अतः दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए अंतिम युद्ध में हम्बीर चौहान की पराजय हुई और दुर्ग में रानियों ने जौहर किया तथा सभी राजपूत योद्धा मारे गए। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इस युद्ध में हम्बीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ ही था। ओके दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, जालौर के चौहानों के बारे में भी जान लीजिए। अगला पॉइंट हमारा जालौर के चौहान। देखिए दोस्तों, जालौर के चौहान। देखिए दोस्तों, जालौर के चौहानों के बारे में भी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जालौर के चौहानों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जालौर एक प्राचीन नगर था जो गुर्जर प्रदेश का एक हिस्सा था। जालौर का प्राचीन नाम जावालीपुर या जालहुर था तथा यहाँ के किले को स्वर्णगिरी देखिए स्वर्णगिरी आ जाए तो वो जैसलमेर है। ये स्वर्णगिरी है दोस्तों, स्वर्णगिरी कहते हैं। प्रत्यार नरेश नागवर प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। जालौर दुर्ग का निर्माण भी संभवत उसने ही करवाया था। प्रत्यारों की शक्ति क्षीण होने के बाद इस प्रदेश पर परमारों ने अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद वहाँ 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन था, जिसकी स्थापना नाटौल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा परमारों को पराजित करके की गई थी। सुंडा पर्वत अभिलेख में उसे गराजीश्वर कहा गया है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने गुजरात की शक्तिशाली चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर उसे अपना संबंधी एवं मित्र बना लिया। दोस्तों, समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर उसे अपने वापस दिल्ली लौटने को मजबूर कर दिया। सन 1305 में यहाँ के शासक कर्णदेव चौहान बने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अपना अधिकार करने हेतु योजना बनाई। जालौर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता है, तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीता और उसका नाम खीराबाद रख कमालुद्दीन गुरगर को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। वीर सातलम और सोमवीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों याद रखें। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई और सभी राजपूत शहीद हुए। वीर कर्णदेव चौनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कर्णदेव प्रबंध तथा वीरमदेव चौनगरा की बात में मिलती है। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट पर जाने जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जानेंगे हम नाडौल की शाखा, नाडौल के चौहान। देखिए दोस्तों, नाडौल के चौहानों के बारे में भी हम जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और पढ़ते रहिए। दोस्तों अभी से मैं और आप सभी से तैयारी करें BSTC 2025 की, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों देखिए, अब हम जानेंगे चौहानों की नाडौल शाखा। चौहानों की इस शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश बागपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश का शासन स्थापित किया।
नारौल शाखा की कीर्ति पर चौहान ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। 1205 ईस्वी के लगभग नारौल के चौहान जालौर की चौहान शाखा में मिल गए। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, सिरोही के चौहानों के बारे में भी पढ़ लीजिए एक आध पॉइंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिरोही के चौहान, देखिए दोस्तों, सिरोही के चौहानों के बारे में भी जानते हैं। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में बार के मुस्लिम आक्रमणों के कारण इस वंश के शाहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। इसी के काल में महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अधीन कर लिया। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंप दिया। स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य राजस्थान में जनवरी 1950 में मिला दिया गया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अब हम आखिरी पीडीएफ ओपन करते हैं, जो हमारी क्लास की लास्ट की आखिरी पीडीएफ है। दोस्तों याद रखें। दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल है। दोस्तों हाड़ौती के चौहानों का आखिरी पीडीएफ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम जानेंगे इसमें अब हाड़ौती के चौहान। देखिए दोस्तों, हाड़ौती में वर्तमान बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारा के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय से मत्स्य मीणा जाति निवास करती थी। मध्यकाल में यहाँ मीणा जाति का ही राज स्थापित हो गया था। पूर्व में यह संपूर्ण क्षेत्र केवल बूंदी में ही आता था। 1241 ईस्वी में यहाँ हाड़ा चौहान देवा ने मीणा शासक जेता को पराजित कर यहाँ चौहान वंश का शासन स्थापित किया। देवा नारौल के चौहानों का ही वंशज था। बूंदी का यह नाम वहाँ के शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा। मेवाड़ नरेश क्षेत्र सिंह ने आक्रमण कर बूंदी को अपने अधीन कर लिया। तब से बूंदी का शासन मेवाड़ के अधीन ही चल रहा था। 1569 ईस्वी में यहाँ का शासक सुरजन सिंह की ने अकबर से संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और तब से बूंदी मेवाड़ से मुक्त हो गया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहां का शासक बना दिया। दोस्तों याद रखें। मुगल बादशाह भरकूसियर के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जयसिंह के खिलाफ अभियान पर न जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रख उसे कोटा नरेश को दे दिया। परंतु कुछ समय बाद बुद्ध सिंह को बूंदी का राज वापस मिल गया। बाद में बूंदी के उत्तराधिकारी के संबंध में बार युद्ध होते रहे, जिनमें मराठे जयपुर नरेश सवाई जयसिंह एवं कोटा की दखल अंदाजी रही। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। तब 1134 ईस्वी में वहाँ की बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणो जी को आमंत्रित किया। दोस्तों 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजों की सेना पर हो गया। देश की स्वाधीनता के बाद बूंदी का राजस्थान में संगम में विलय हो गया। दोस्तों Incoming call from Akash Kukra identified by Truecaller. देखिए दोस्तों, विलय हो गया। दोस्तों 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह। देखिए ये हमारी क्लास की आखिरी पीडीएफ है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों 1818 में ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों का सुरक्षा। देखिए देश की स्वाधीनता के बाद बूंदी के राजस्थान में संघ में विलय हो गया। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप BST PTT 2025 की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ का। और देखिए दोस्तों, सभी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिससे आप रिवीजन करते रहें। दोस्तों देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।